प्राइस एक्शन शेयर मार्केट का वो मंत्र है जिसको पढ़े बिना कभी भी लक्ष्मी माँ आपके पास नहीं आएगी। वो कहावत है ना, भाव ही भगवान है। और भाव एक्चुअल में क्या है और कब कौन सा भाव आपको लक्ष्मी माँ के दर्शन करा सकता है, ये सब जो है प्राइस एक्शन का ही हिस्सा होता है। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, एडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन, इस मास्टर क्लास में ये सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे हम और आप रोज ऐसे ही मिल सके। प्राइस एक्शन क्या है? मार्केट में रियल टाइम में डिमांड और सप्लाई की वजह से मार्केट के प्राइस में जो भी उतार या चढ़ाव आते हैं, वही प्राइस एक्शन होता है। सबसे पहले 20th सेंचुरी में जेसी लिवमोर ने जो है प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया था। उस जमाने में लोग प्राइस एक्शन को टेप रीडिंग के नाम से जानते थे। आप एक बार सोच के देखो कि आज के टाइम में हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सामने चार्ट पे हमें रियल टाइम जो है डिमांड और सप्लाई दिखता है, जिससे हमें रियल टाइम में सेकंड्स भी नहीं लगते, इवन मिली सेकंड्स में जो है हमें प्राइस दिख जाता है कि प्राइस क्या चल रहा है। कभी कभी हम मार्केट ऑर्डर भी लगा लेते हैं, कभी कभी अपना मनचाहा प्राइस लिमिट ऑर्डर भी हम लगा सकते हैं। ये सब पॉसिबल है प्राइस एक्शन की वजह से, क्योंकि आज हमारे पास कंप्यूटर है और टेक्निकल चार्ट्स हैं। इतना कुछ अवेलेबल होने के बाद भी हम आज लॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये तो सबकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम सही समय पे टेक्निकल एनालिसिस को समझ ही नहीं पाते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। हम बाय करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, हम नीचे सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। हमारे सही से एनालिसिस नहीं करने की वजह से हमें लॉस होता है, क्योंकि हम मार्केट को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। जबकि हमारे पास 1 मिनट जैसा छोटा टाइम फ्रेम भी अवेलेबल है, जहां पे हम प्राइस को चेक कर सकते हैं। इवन मिली सेकेंड्स में भी जो है प्राइस ऊपर नीचे होता है और हम रियल टाइम में प्राइस की वैल्यू को देख पाते हैं। पर 20th सेंचुरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे जो आप बाय करते थे उसका प्राइस कितना चल रहा है ये कैलकुलेट होने में महीनों लग जाते थे, और 1 महीने बाद आपको पता चलता था कि आपने जो बाय किया है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर एक बार सोच के देखिए कि उस समय कितना डिफिकल्ट होता होगा ये जज करना कि हमें कौन सा शेयर कितने प्राइस पे कब खरीदना है। और ऐसे टाइम में जेसी लिवमोर ने जो है प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया था। ये जो आप कंप्यूटर पे टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, ये तो हमारे इंडिया में 1990 के आसपास आया है। इसीलिए हमें जेसी लिवमोर सर की स्टोरी तो जरूर जाननी चाहिए। जब मैंने पहली बार उनकी स्टोरी रीड की थी तो मेरा दिल बाहर निकल आया था। हम लोग उनकी स्टोरी को इस वीडियो के सबसे लास्ट में जानेंगे। अभी हम लोग प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं और प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो प्राइस एक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें, हम केवल दो ही काम करते हैं। पहला, या तो हम बाय करते हैं, दूसरा या तो हम सेल करते हैं। इन दोनों के अलावा कोई कुछ करता है क्या? नहीं। या तो हम मार्केट में बाय करेंगे या तो मार्केट में सेल करेंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट में जो है बाय करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं और सेल करने वाले लोग कम हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि बायर्स हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? मार्केट में प्राइस ऊपर जाने लगेगा। सेम कंडीशन, अगर मान लीजिए कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो गए और बाय करने वाले लोग कम है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में क्या होगा? प्राइस कम होने लगेगा, मतलब मार्केट नीचे आने लगेगी। अब आप कहेंगे कि पूजा पता कैसे चलेगा कि मार्केट में कब डिमांड ज्यादा हो रही है और कब सप्लाई ज्यादा हो रही है? इन शॉर्ट, मार्केट कब ऊपर जाएगा या फिर कब नीचे गिरेगा। तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किन किन चीजों से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। देखिए, प्राइस एक्शन कुछ बेसिक प्रिंसिपल से मिलकर वर्क करता है। देखिए, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में आपको कुछ खास तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कम से कम आपको ये दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। लाइन देख के आपको ये तो पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे ही आप इस लाइन को कैंडल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मार्केट में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ हाई लगा, कहाँ लो लगा और कहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है, ये सारी चीजें आपको इस कैंडल के द्वारा पता चल रही है। इवन अगर आप अभी इसको 15 मिनट पे देख रहे हैं, इसको अगर आप जो है 1 मिनट पे भी कर देंगे,
भी आपको पता चल जाएगा कि एक मार्केट में एक एक कैंडल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपको मार्केट में 1 मिनट में मार्केट का जो प्राइस है, जो भाव है, वो क्या चल रहा है और कैसे मूव कर रहा है। यही है हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल, कैंडल स्टिक। अगर आपको कैंडल अच्छे से रीड करने आ गया तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। अभी हम लोग कैंडल स्टिक को देखते हैं। अगर आप इन कैंडल्स को देख रहे हैं और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं आपको जो है कैंडल का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। देखिए, कैंडल आपको दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक तो आप समझ गए होंगे कि जो ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, रेड कैंडल है मतलब मार्केट नीचे आ रही है। अब देखिए क्या होता है ग्रीन और रेड में डिफरेंस। जो ग्रीन कैंडल होती है, मान लीजिए कि आपकी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक, ये हो गया ओपन। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मान लीजिए कि प्राइस 100 रुपए का ओपन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर चलने लगी, ऊपर चलने लगी, ठीक है, ये कैंडल ऊपर चलने लगी और 110 रुपए तक जो है भाव कहाँ तक गया, 110 रुपए तक गया। ओपन कहाँ हुआ था, 100 रुपए पे, भाव गया 110 रुपए पे। लेकिन सडनली 100 रुपए 110 से भी नीचे आ गया, 110 से नीचे आके फिर नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे की तरफ जाके जो है मार्केट कहाँ पे पहुंच गया, 80 रुपए पे पहुंच गया। तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 80 रुपए पे, और फिर 80 रुपए के बाद फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके यहाँ 90 रुपए पे बंद हो गया। देखेंगे कि प्राइस ओपन हुआ था 100 रुपए पे, कहाँ तक गया, 110 रुपए तक गया, फिर नीचे आया और 80 रुपए तक जाके 90 रुपए पे क्लोज हो गया। अब इस कंडीशन में चूंकि मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपए पे और क्लोज कहाँ हुआ है, 90 रुपए पे, तो यहाँ पे बनेगी आपकी रेड कैंडल, ये बन जाएगी आपकी रेड कैंडल। क्यों, क्योंकि कैंडल का ओपन ज्यादा है और क्लोज कम है, तो ऐसे बन गया रेड कैंडल। वहीं पे अगर मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुई है और 100 रुपए पे ओपन होके क्लोज हो जाती है 110 रुपए पे, इवन 101 पे भी, अगर 100 रुपए पे ओपन होके अगर 101 पे भी जो है क्लोज होती है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। इसमें आप किसी भी कैंडल पे जाके अपना माउस का कर्सर हॉवर कीजिए, जैसे ही आप हॉवर करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा है ओपन कितना है, 22,832 पे, और आपका क्लोज कितने पे है, 22,828 पे। तो 32 पे ओपन होके 28 पे क्लोज हुआ, इसीलिए ये रेड कैंडल बना हुआ है। वहीं पे आप ग्रीन पे किसी भी ग्रीन कैंडल पे हॉवर कीजिए, देखिए इसका ओपन है 22,833, यहाँ दिख रहा है ना, 22,833 पे ओपन हुआ है। क्लोज कहाँ पे हुआ है, 22,841। तो जैसे ही ज्यादा प्राइस ओपन हुआ तो ग्रीन कैंडल बन गई। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैंडल स्टिक को भी रीड करना इतना इजी नहीं है जितना इजीली हम लोग बात कर रहे हैं कि कैंडल ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई लगा, लो लगा, नहीं, इतना भी इजी नहीं है। कैंडल स्टिक भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका 1 कैंडल स्टिक पैटर्न, सेकंड आपका होता है 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, थर्ड होता है आपका 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। 1 कैंडल स्टिक पैटर्न में आप हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, इन सबको आप 1 कैंडल स्टिक पैटर्न में बोल सकते हैं। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में आपका हो गया इंगल्फिन पैटर्न, बुलिस हरामी, बेरिस हरामी, हरामी वो गाली वाला नहीं है, कैंडल स्टिक का नाम है, डार्क क्लाउड कवर, ये सारी चीजें 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक वीडियो में सब कुछ लॉन्ग में आप नहीं सीख सकते हैं, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में बस शॉर्ट में सीख लीजिए। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपको मिल जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न इसमें आता है और 3 ब्लैक सोल्जर पैटर्न इसमें आता है। तो इतने टाइप के कैंडल स्टिक आपको जो है देखने को मिल जाता है। इन सब का हम लोग एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन के नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, जो कि है चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न क्या होता है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होगा, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट को जो रीड करते हैं, रीड करने के जो तरीका होता है उसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है तो आपको लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, वहां से आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो भी आपका चार्ट बन रहा है वो एक पैटर्न में फॉर्म होता है, हर चीज में एक पैटर्न होती है, उसी चीज को हम लोग जो है चार्ट पैटर्न बोलते हैं, जिनको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है। इसमें सबसे कॉमन जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डब्ल्यू या फिर मिलेगा एम। तो डब्ल्यू और एम सबसे कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आपको यहीं पे एक आपको मैं डब्ल्यू दिखा देती हूँ, सामने ही देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन बन रहा है, यहाँ से ये आया फिर यहाँ गया
और फिर ये चीज है, अगर ये यहाँ तक चला गया मतलब डब्लू पैटर्न हो गया। फिलहाल आप इतना तो देख के पता कर रहे हैं कि ये एक यहाँ तक जो है डब्लू पैटर्न बन चुका है, मतलब ये क्या कर रहा है, डब्लू पैटर्न को कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा है। आप चार्ट पैटर्न्स को मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अब इसमें भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, बहुत सारे आपको जो है चार्ट पैटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये सब बहुत लॉन्ग टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग केवल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन चीजों से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, प्राइस कहाँ मूव होगा, यही आइडेंटिफाई करना इस वीडियो का मकसद है। पहला तो आपने कैंडल स्टिक देखा, कैंडल स्टिक के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। वैसे ही चार्ट आपने देखा, चार्ट पैटर्न के जरिए भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। देखिए मैं आपको एक और चार्ट पैटर्न दिखाती हूँ, जब जैसा कि मैंने बताया था बहुत कॉमन है डब्ल्यू और एम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मार्केट ऑलरेडी ऐसे आ चुकी है, तो हो सकता है कि मार्केट अपने एम को कंप्लीट करे, मतलब मार्केट नीचे आए, जो कि आई भी है। तो ऐसे करके जो है चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब जैसे मैंने डब्ल्यू का ही एग्जांपल दिया था, तो आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और यहाँ तक गया है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, मतलब कभी ना कभी मार्केट अपने इस पैटर्न को पूरा करेगी। अब आप कहेंगे कि जी मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रही है, तो फिर कैसे होगा? तो देखिए प्राइस एक्शन कभी भी एक चीज से मिलके नहीं बनता है। यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, पर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये डब्ल्यू कब कंप्लीट होगा? तो यहीं पे आप सीख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं और आपको कोई चीज 100 रुपए की दिखती है, हो सकता है आप उस दिन बाय ना करें, फिर जब आप दूसरी बार गए तो आपको वही सेम चीज 70 रुपए की दिखी, तो क्या हुआ? आपको फट से हिट हुआ कि अरे ये चीज तो 100 रुपए की मैंने देखी थी, दाम इसका कम हो गया है, 70 रुपए पे आ गया है, चलो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। आपने उस चीज को बाय कर लिया, आपने देखा कितने पे था, 100 रुपए पे देखा था, और अब आप आके 70 रुपए पे बाय कर चुके हैं। प्राइस यहाँ था और यहाँ पे आपका आ गया। अब जैसे ही मार्केट में 70 रुपए पे प्राइस आया, तो क्या हुआ? आपके जैसे बहुत सारे लोग जो कि 100 रुपए का प्राइस देखे होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो चीज खरीदना स्टार्ट करेंगे, और खरीदते खरीदते फिर जो है यहाँ पे 100 रुपए पे वो जो है आ जाएगा। सेम प्राइस 70 रुपए से बढ़ के 100 रुपए पे आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, यहाँ डिमांड बढ़ी, प्राइस 100 रुपए पे अगेन आ गया। जैसे ही 100 रुपए पे आया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने 100 रुपए का देखा था और 100 रुपए के बाद 70 पे आ गई थी मार्केट, तो चलो मैं इसको बेच देता हूँ, वैसे भी मुझे 30 रुपए का यहाँ प्रॉफिट तो होता ही है। मतलब आपने क्या किया, सप्लाई स्टार्ट कर दी। और आपके जैसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी हो सकती है, बस सप्लाई बढ़ी और मार्केट क्या हुआ, फिर से 70 रुपए पे आ गया। जैसे ही 70 रुपए पे आया, यहाँ पे मार्केट 70 पे क्यों आया? क्योंकि आपने सेल करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सप्लाई स्टार्ट कर दी, 70 पे मार्केट आ गया। फिर क्या होगा, 70 पे जैसे ही आया, फिर आप कहेंगे कि चलो यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि फिर मार्केट बढ़ जाए और फिर जो है 100 रुपए पे चली जाए, तो चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। अब आपके जैसे बहुत सारे लोग बाय करेंगे, फिर जो है 70 रुपए का प्राइस बढ़ के 100 रुपए पे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। ऐसा जब 2 बार या उससे अधिक बार रिपीट हो गया, मतलब क्या हुआ, 70 रुपए आपका एक सपोर्ट जोन बन गया। 70 रुपए वो जोन बन गया जहां पे बार बार आके प्राइस टकरा रहा है, और 70 रुपए जो है एक सपोर्ट जोन बन जाता है। वहीं पे 100 रुपए पे बार बार मार्केट पहुंच रहा है, 100 रुपए पे पहुंच रहा है, 100 रुपए पे पहुंच के फिर से सप्लाई आ जा रही है, और सप्लाई आने की वजह से फिर से मार्केट 70 पे आ रहा है। तो ये 100 रुपए का जो लेवल है वो क्या बन गया, आपका रेजिस्टेंस बन गया। 70 रुपए सपोर्ट और 100 रुपए जो है रेजिस्टेंस बन गया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में भी काम करता है। कैसे, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आप, कितना ज्यादा आपके सामने यहाँ पे है, ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट पे आप देखिए बार बार ये जो लेवल है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे बार बार मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, कितनी बार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 बार मार्केट क्या हो रहा है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। लेवल कौन सा है, अभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर लेके आइए। 22,858, 22,858 से लेके 22,840 के आसपास का ये पूरा जो लेवल है, बार बार मार्केट यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे आके फिर क्या हो रही है, मार्केट ऊपर चली जा रही है। देखिए फिर क्या हो रही है, मार्केट यहाँ पे मार्केट आई, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे आई, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई। तो ये बन गया आपका सपोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बन गया है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बन गया है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस। तो ऐसे करके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। जहां पे एक पॉइंट पे आके जो है डिमांड बढ़ जाती है, वहीं पे दूसरी जगह पे सप्लाई बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें आपका होता है सिंगल सपोर्ट, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट। सिंगल सपोर्ट जिसमें एक बार आपको सपोर्ट लिया हो मार्केट ने, मल्टीपल सपोर्ट का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, कई बार मार्केट जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद आपका होता है राइजिंग सपोर्ट। राइजिंग सपोर्ट बोला जाता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और सपोर्ट लेता है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में ट्राई करती हूँ एग्जाम्पल दिखाने का। राइजिंग सपोर्ट, राइजिंग सपोर्ट क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और एक सपोर्ट लेके चलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर ऐसे करके जो है सपोर्ट लेता है। आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप राइजिंग सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है फॉलिंग सपोर्ट। अब जैसे राइजिंग सपोर्ट है, उसका जस्ट उल्टा, नाम से समझ में आ रहा होगा, गिरते हुए मार्केट में जो सपोर्ट ले रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सपोर्ट चल रहा है, तो इसको आप कहोगे राइजिंग सपोर्ट। क्यों, बार बार मार्केट आके यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग सपोर्ट। बाकी देखिए, अगर आपको हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट आपको एक और टाइप का सपोर्ट मिलता है, डायनामिक सपोर्ट। अब डायनामिक सपोर्ट क्या होता है, देखिए डायनामिक सपोर्ट आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी मूविंग एवरेज लगा दिया। अब ये जो मूविंग एवरेज होता है, ये एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है, ये एक तरीके से आपको दिखा रहा है कि जो कैंडल है या जो प्राइस है, वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए जैसे ही जो है कैंडल इस लाइन के नीचे आके क्लोज हो रही है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ आ रहा है, और वहीं पे जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, तो मार्केट ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा है। इसको हम लोग डायनामिक सपोर्ट भी बोलते हैं, जहां पे मार्केट एक मूविंग एवरेज एवरेज निकालता है, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से एक एवरेज निकलता है, एवरेज प्राइस के हिसाब से ये काम करता है, और उसी को हम लोग डायनामिक सपोर्ट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये भी एक तरीका था आपका डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट, प्राइस एक्शन के प्रिंसिपल की बात करें तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। हम सबने कई बार सुना होगा अपनी लाइफ में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट में जब तक आपको पता ना हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तक कभी भी जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अब ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ट्रेंड बेसिकली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। क्या होता है अप ट्रेंड, हम सबको पता है, मार्केट क्या होता है, जब ऊपर जा रही होती है तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। अब क्या मार्केट सीधे ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे देख के लग सकता है कि हाँ मार्केट तो सीधे ऊपर जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइजिंग सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है, नहीं। जैसे ही आप थोड़ा इसको डीपली एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड है, बट मार्केट ऊपर गई और फिर थोड़ा सा डिप आया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, हायर हाई बन गया। यहाँ पे हाई बना था, और यहाँ पे हायर लो बना था, और फिर जो है हायर हाई बना, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ हायर हाई बना, फिर यहाँ पे हायर बना, फिर यहाँ, तो हायर हाई, मार्केट हायर हाई बना रहा है, मतलब एक जो है आपको हायर हाई देखने को मिल रहा है। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सीधी लाइन में नहीं चलता है, ज्यादातर नहीं चलता है, हमेशा हायर हाई बनाते हुए ऊपर चलता है। जहां पे आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब क्या होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही बार जो है नीचे आ जा रही है। आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आया,
फिर ऊपर गया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर लोअर लो। जैसे यहाँ पे हायर हाई बना रहा था, वैसे नीचे आने के टाइम ये बना रहा है लोअर लो, ठीक है। फिर देखो इसने अपना ये हाई ब्रेक नहीं किया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया और इसने अपना जो है ये लो ब्रेक कर दिया, मतलब इसको हम कहेंगे लोअर लो। तो ऐसे करके जब मार्केट में हायर हाई बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है। जब आपको मार्केट में ऐसे हायर जब मार्केट में आपको ऐसे लोअर लो देखने को मिलता है तो आप कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब साइडवेज क्या होता है जी? बिल्कुल साइडवेज मार्केट, काफी टाइम से तो मार्केट साइडवेज चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ साइडवेज मार्केट का एग्जांपल। इसको आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताओ इसको आप क्या कहेंगे? ये सिंपल आपको दिख रहा है साइडवेज मार्केट है। बार बार मार्केट इस लेवल पे आ रही है, यहाँ से डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ से सप्लाई बढ़ जा रही है, फिर मार्केट यहाँ आ रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आ रही है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया है। जब तक इस रेंज को मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक आप क्या कहेंगे कि मार्केट साइडवेज है। तो इसको कहते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट। तो ऐसे करके हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चलता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया। तो अब तक हमने प्राइस एक्शन के 4 स्टेज को कंप्लीटली जान लिया है कि कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में कब डिमांड बढ़ेगी और कब सप्लाई। आप जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका पांचवा प्रिंसिपल आता है, वो होता है फेजेस। मार्केट किस फेज में चल रही है, आप उसको फेज बोल सकते हैं, स्टेज बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मार्केट फेज या स्टेज कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस फेज में है। मार्केट किस फेज में है ये जानने से पहले तो आपको ये जानना होगा कि मार्केट के कितने फेजेस होते हैं। तो मार्केट 4 फेजेस होते हैं। मार्केट के अभी 4 फेजेस हम लोग वन बाय वन करके लाइव एग्जांपल के साथ ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन स्टेज। ठीक है, एक्यूमुलेशन स्टेज या फेज आप जो बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन फेज जहां पे मार्केट आपको साइडवेज दिख रही है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, बार बार एक ही रेंज में इसी बॉक्स में घूम रही है। ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन स्टेज। एक्यूमुलेशन स्टेज ये आपको बोल सकते हैं, ये हो गया एक्यूमुलेशन स्टेज। लेकिन एक्यूमुलेशन स्टेज कहाँ पे होता है? मार्केट नीचे, जब मार्केट नीचे गिर चुकी है और नीचे आके आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट काफी नीचे आ चुकी है। नीचे आके जो है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रही है और यहाँ पे साइडवेज हो गई है। तो इसको आप कहेंगे कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन स्टेज में है, मतलब मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और काफी समय से मार्केट एक ही रेंज में है। मतलब अब आपके लिए एक अलर्ट सिग्नल है, एक्यूमुलेशन फेज आ गया, अलर्ट सिग्नल आ गया कि रुको, वेट करो। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो मार्केट का नेक्स्ट फेज आएगा या नेक्स्ट स्टेज आएगा। वो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? वो होता है एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज किसको कहते हैं? जब मार्केट इतने टाइम तक नीचे आके, नीचे कंसोलिडेट होने के बाद थोड़े टाइम तक रुक के जब मार्केट ऊपर जाती है, इस स्टेज को जब ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे अपना जो है ब्रेक कर रही है, यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक किया, ये ऊपर जा रही है, इस स्टेज को हम बोलेंगे एडवांसिंग फेज। ठीक है, यहाँ तक आपने 2 फेज समझ लिया। अब तीसरा फेज आता है, अब ऊपर आ गई। ठीक है, ऊपर आने के बाद अब क्या हुआ? चलिए भाई, आपका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, साइडवेज हो गई मार्केट। साइडवेज होने के बाद ऊपर भी मार्केट चली गई, मतलब एडवांसिंग फेज में आ गई है। फिर आप क्या देख रहे हैं? फिर से मार्केट यहाँ पे जो है साइडवेज हो गई है, ऊपर आके कंसोलिडेट करने लगी है। इस फेज को, ये होता है थर्ड फेज, जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग फेज। मतलब अब क्या हो रहा है? मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो रहा है। मतलब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था वो थोड़ा आप रुक चुके हैं और हो सकता है कि मार्केट में अब जो है सप्लाई बढ़ने वाली है, डिमांड कम हो गई है, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग फेज। यहाँ पे जब ऊपर आके कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे जब बार बार मार्केट आके कंसोलिडेट करता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग फेज। अब देखिए चौथा फेज आता है। क्या होता है चौथा फेज? अभी तक आप समझ चुके होंगे क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, चौथा फेज होता है डिक्लाइनिंग फेज। ठीक है, डिक्लाइनिंग फेज क्या हो गया? मार्केट नीचे से नीचे आई, ठीक है, कंसोलिडेट किया, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज, इसे हमने पढ़ा। मार्केट क्या हुआ? ऊपर चली गई, ये हो गया एडवांसिंग फेज। अब यहाँ आके फिर से मार्केट कंसोलिडेट किया,
इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग फेज। और अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, इसको हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज मतलब मार्केट ऊपर गई थी, ठीक ऊपर गई, लेकिन इस लेवल को, अपने हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से जो है डिक्लाइन हो गया। मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ गई और डिमांड डिक्लाइन हो गया, तो डिक्लाइनिंग फेज आप इसको बोलेंगे। और यहाँ से फिर जो मार्केट गिर रही है, यही है डिक्लाइनिंग फेज। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखाया है। ये कोई मतलब ऐसा चार्ट नहीं है जो मैंने खुद से बनाया है। ये आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ऐसे वर्क करता है। आपको मैंने दिखाया कि मार्केट में ये सारी चीजें कोई थ्योरी नहीं है, मैं थ्योरी नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने लाइव मार्केट में दिखाया है कि ये सब जो है काम करता है। अगर आप बोलोगे मेरे से कि अब भी पूजा मार्केट अब भी कौन से फेज में है, तो अगर आप देखोगे लेटेस्ट, आज ये वीडियो मैं 22 तारीख को शूट कर रही हूँ, अगर आप देखोगे मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। नीचे आके आप देखो कितने दिन से, 20 दिन हो गए हैं, पूरे फरवरी भर से मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। तो ये कौन सा फेज है, कमेंट करके बताइएगा। ये फेज आपको है एक्यूमुलेशन फेज में है। इसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट कौन से फेज में आएगी? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए मार्केट कौन से फेज में आएगी। मार्केट जाएगी एडवांसिंग फेज में, और एडवांसिंग फेज में आने के बाद हो सकता है फिर से मार्केट यहाँ आके कंसोलिडेट करे। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ आके जब कंसोलिडेट करेगी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग फेज। और फिर जब मार्केट फिर से नीचे आएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लाइनिंग फेज। इतना डिटेल में फ्रेंड्स आपको कोई भी आप वीडियो उठा के देख लो नहीं मिलेगा। तो इसी बात पे मैं बार बार बोल रही हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। तो आपने देखा कि मार्केट में कितने सारे ऐसे चीजें हैं जिससे आप मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग मार्केट में जो है प्राइस एक्शन के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है। रियल टाइम में आप प्राइस को देख सकते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का प्राइस रियल टाइम में, मिली सेकेंड्स में भी देख पाना बहुत ज्यादा जो है ब्लेसिंग है हम लोग की। इस टाइम में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां पे हमें कोई भी वेट नहीं करना है, कोई भी आइडिया नहीं लगाना है, कुछ भी खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ आंखों के सामने है। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हमारे टाइम के लिए, जब हमें प्राइस एक्शन की हेल्प से जो है हम रियल टाइम में प्राइस को मॉनिटर कर पाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इजी टू टेक डिसीजन है। जाहिर सी बात है, जब हम रियल टाइम में प्राइस देख पा रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग भी हमारी अच्छी हो गई है। डिसीजन हमें लेने में इजी हो रहा है कि हमें अब बाय करना है या सेल करना है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी भी चीज में मास्टरी करके आप जो है इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि आपको बाय करना है या सेल। थर्ड एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन वो मेथड है जिसकी वजह से ही जो है टेक्निकल एनालिसिस करना पॉसिबल हो पाया है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो प्राइस एक्शन वो चीज है जिसकी वजह से ट्रेडिंग करना इजी हो गया है। ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा हैंडी हो गया है। आप आज के जमाने में एक मोबाइल लेके भी आप इजीली ट्रेडिंग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन वैसे काम करता है, डिमांड सप्लाई उतनी फास्ट हो गई है और सामने आपको सब कुछ दिख रहा है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है आपको सब कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा इजी हो गई है। वो अलग बात है कि लोग लॉस करते हैं, सब लॉस करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग जो है लॉस करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइस एक्शन की वजह से, चार्ट की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से बैक टेस्टिंग भी पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि प्राइस आपको सामने दिखता है कि डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। इसकी वजह से आप कई महीनों या कई साल पीछे जाके भी बैक टेस्ट कर पाते हैं कि किस सिचुएशन में मार्केट कैसा परफॉर्म करके दे रहा है। तो बैक टेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है प्राइस एक्शन का। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी। देखिए मार्केट में आपको अगर सामने ना दिखे कि मार्केट में कैसे डिमांड सप्लाई काम कर रहा है, कब कितना प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, ये डेटा अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो हम लोग भी हो सकता है कि ईवीएम की तरह दूसरों पे दोषारोपण करते, हम जो खुद लॉस कर रहे हैं अपनी वजह से, उसका भार किसी दूसरे पे डालने के लिए बोल देते कि ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम खराब है। तो हम लोग भी जो है क्या करते, अपना लॉस किसी ऊपर डालने के लिए हम लोग बोलते कि ये शेयर मार्केट में कुछ झोल है, ये अंदर के लोग कुछ कमा के ले रहे हैं और हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला खराब है। तो अपना दोष दूसरों पे हम डाल देते अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो। वो तो अच्छी बात है कि हमें चार्ट में सामने दिख रहा है, सेकंडों में प्राइस मूव कर रहा है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना हमारा पैसा नहीं ले रहा है, जो भी डिसीजन है वो हमारा है, हम अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी है किस वजह से? क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन है, हमें डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात की जाए तो इजी पे आउट। देखिए हम लोग
लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। अब आप सोचो कि अगर मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं होता, हमें तुरंत का तुरंत डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस नहीं मिल पाता, तो आप सोचो कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू निकलने में ही महीनों, हफ्तों या कई दिन लग जाते। और जब ऐसा होता, तो हमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो पे आउट मिलने में कितने और दिन लग जाते। प्राइस एक्शन वो रीजन है जिसकी वजह से हमें सेम डे पे आउट मिल जाता है। ज्यादातर ब्रोकर ऐसे हैं जो कि हम सुबह जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग जो भी करते हैं, रात को हमारा जो पे आउट हमें मिल जाता है, हमारे डीमेट में जो है क्रेडिट हो जाता है। तो इजी पे आउट वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है हमारे प्राइस एक्शन का। अब जहाँ पे प्राइस एक्शन की इतनी सारी अच्छी बातें, इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा, वहां पे छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे एक अगर डिसएडवांटेज की आप बात बोलेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने सीखी। प्रिंसिपल सीख लिया, उसमें भी कितने सारे टाइप सीख लिए जिसको हम पूरा कवर भी नहीं कर पाए एक वीडियो में। सबके लिए अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से कई बार जो है ट्रेडर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मार्केट में अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो काफी ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है। फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम अवेलेबल है। छोटे टाइम फ्रेम में, जहां बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वही छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि अरे नहीं, मार्केट तो नीचे आने वाली है, और फट से आपकी साइकोलॉजी हिट होती है और आप क्या करते हैं, डर के मारे या तो अपना पोजीशन काट देते हैं या फिर गलत एंट्री कर लेते हैं। तो ये सब जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम होने की वजह से एक एक मिनट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो काफी ज्यादा जो है फेक ब्रेकआउट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है हमारे प्राइस एक्शन का। थर्ड अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, वो है मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप कहेंगे क्या यार पूजा, पागल हो गई हो क्या? मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बट यहीं पे एक नेगेटिव साइड भी है, ग्रे एरिया भी है। क्योंकि आपके फिंगर टिप्स में सब कुछ काम हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है और एकदम रियल टाइम में चीजें काम कर रही हैं। तो आप क्या करते हैं उसकी वजह से? ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और ओवर ट्रेडिंग करना वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन है आपके लॉस करने का। क्यों? क्योंकि आप सुबह बैठते हैं, हो सकता है पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, भाई आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप क्या करोगे? ओवर ट्रेड करोगे। आप सोचोगे और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। और कहीं अगर आपके दूसरे तीसरे ट्रेड में लॉस हो गया और जो आपने प्रॉफिट किया था वो अगर आपने गवा दिया, तो फिर आप करने लगते हो ईगो ट्रेडिंग। बोलते हो कि मैं तो पहले प्रॉफिट किया था, आज मैं प्रॉफिट करके ही उठूंगा। इन सब चीजों की वजह से आप ओवर ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, 3 मिनट का लगा लीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल टाइम जो है आपको एंट्री एग्जिट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है आप ओवर ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैंने इस कैटेगरी को डिसएडवांटेज के तौर पे लिया है। तो ये था पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो मैंने आपके सामने पूरा खोल के रख दिया है। हो सकता है पढ़ने में कुछ मिनट लगे, सीखने में कुछ घंटे, पर एक्सपीरियंस गेन करने में पूरी की पूरी जिंदगी चली जाती है और फिर भी आप पढ़ते रहते हैं। यही तो है प्राइस एक्शन, जो रोज आपको एक नया एक्सपीरियंस सिखाती है। तो आइए अब हम लोग जेसी लिवमोर की भी स्टोरी जान लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहले प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया था, जिसको आप पहले टेप रीडिंग के नाम से भी जानते थे। देखिए, जेसी लिवमोर जी का जन्म जो है 1877 ईस्वी में हुआ था और वो स्टॉक मार्केट में जो है बोर्ड मार्कर का काम करते थे। क्योंकि पहले के जमाने में कंप्यूटर टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता था, तो जो भी खरीदरी बिक्री होती थी वो सब बोर्ड पे लिखा जाता था। तो वो बोर्ड पे लिखने का काम करते थे कि कौन सा स्टॉक कितने का हो गया। ये सब बोर्ड मार्कर उसको बोला जाता था, वो बोर्ड मार्कर का काम करते थे। वहीं पे कई सालों तक ये काम करने के बाद उनको एक्चुअल में समझ में आया कि प्राइस कैसे काम करता है। मतलब आज तो हम बड़े इजीली बात कर ले रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, पर उसको आइडेंटिफाई करना उस टाइम पे बिल्कुल भी इजी नहीं रहा होगा। उनको ये चीज समझ में आई कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। क्योंकि वो बचपन से ही जो है वो बोर्ड मार्कर का काम करते थे, तो 20 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने काफी कुछ सीख लिया था और उनको काफी आइडिया हो गया था कि प्राइस एक्शन कैसे काम करने वाला है, मार्केट में अब डिमांड बढ़ने वाली है या सप्लाई बढ़ने वाली है। 20 साल की उम्र में उन्होंने $1000 को जो है $10,000 में कन्वर्ट कर दिया था। अब $10,000 तो आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा था। उन्होंने जो है ये सारा पैसा बकेट शॉप, जो कि एक सट्टा बाजार है, जैसे हमारे यहाँ सट्टा बाजार है ना, आपने सुना होगा राजस्थान में एक सट्टा बाजार है, उनके यहाँ पे भी एक बकेट शॉप नाम का जो कि एक सट्टा बाजार था, उससे ये पैसे कमाए थे। लेकिन उनको उस एज में
जो है बैन कर दिया गया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि $10,000 काफ़ी ज़्यादा होता है। आज के टाइम में भी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हुई होगी। तो इसीलिए चूँकि उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, उनको बैन कर दिया गया था। चूँकि वहाँ से उनको जो है बैन कर दिया गया, तो इसीलिए बाद में वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गए और वहाँ से अपना जो है काम करने लगे। 1907 ईस्वी में बहुत बड़ा रिसेशन आया था न्यूयॉर्क में। उस रिसेशन में उन्होंने $1 मिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया था। और अगर आपको पता हो कि 1929 ईस्वी में पूरे वर्ल्ड में मंदी आई थी, जिसको हम लोग द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, उस मंदी में इन्होंने जो है $100 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। अब आप सोचो, 1907 से लेके 1929 तक 100 मिलियन पे बंदा पहुंच गया है। ठीक है, 100 मिलियन तक वो पहुंच चुके हैं। आज भी 100 मिलियन अरबों में होता है, और उस टाइम पे वो पहुंच चुके थे। लेकिन वो अपने पैसे को सेव नहीं कर पाए। कहा जाता है कि ओवर लेवरेज की वजह से जो है 1934 में आते आते वो कंगाल हो चुके थे, और 1940 ईस्वी में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप सोचो कि उन्होंने 1907 से लेके 1929 ईस्वी तक, मतलब कितने साल, 22 साल में उन्होंने जो है 1 मिलियन को 100 मिलियन तक लेके गए। बट 1929 से लेके 1934 में ही उन्होंने अपना पूरा पैसा गवा दिया। कितने साल में? केवल 5 साल में पैसा गवा दिया। और 1940 में जाके वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब शॉकिंग स्टोरी है, और आपका दिमाग खोल देने वाली स्टोरी है कि कैसे एक बंदे ने, जिसने प्राइस एक्शन तक को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वो साइकोलॉजी पे काम ना करने की वजह से, या साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से, उसने महज 5 साल में 100 मिलियन जैसी बड़ी रकम को जो है गवा दिया, और अंत में वो सुसाइड कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें सीखना चाहिए कि हम चाहे कितना भी नॉलेज गेन कर ले, बट साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। हमने कई ट्रेडर्स को ऐसा देखा हुआ है कि वो कई सालों तक जो है प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, बट लास्ट में कुछ टाइम में ही वो अपना पूरा पैसा गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी ही ऐसे काम करती है। और जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग जो है ना, एक स्टैटिक चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो कल भी रहोगे। हो सकता है कि कल आप बहुत बुरे ट्रेडर बन जाओ। तो जो चीज है प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो प्रॉफिट है उसको आप निकालो, उसको खर्च करो, और प्रॉफिट को ऐसा मत करो कि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते जाओ। नहीं, पूरा प्रॉफिट आप निकाल लो, और उसके बाद ट्रेडिंग सिर्फ उतना करो जितना, अगर पूरा का पूरा जीरो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।